हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज रेशियो एनालिसिस का लेक्चर नंबर 9 है, जिसे हम कवर करने वाले कंपोजिट रेशियो। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास मैंने कंपोजिट स्टार्ट कर दिया था। एक बार फिर से सारे कंपोजिट रेशियो देख लेते, कौन से आरआरआर, डी और सी। याद है आरआरआर के अंदर 3 आरआर है तुम्हारे: रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कितना कमाया अपन, कितना इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कमाया मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रोप्राइटर फंड में वापस से कितना कमाया, किसने, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड। उसके अलावा है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कौन, इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना कमाया, तो उसके लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन इक्विटी फंड इनटू 100। आरआर हो गया। अभी सब डी। डिविडेंड पे आउट, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, फिर डेटर्स टर्नओवर और क्रेडिटर्स। बस इतने तुम्हारे रेशियो है। डिविडेंड पे आउट, कितना डिविडेंड पे करेंगे, तो इक्विटी डिविडेंड अपॉन प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इनटू 100। समझ मतलब ये जो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इतना प्रॉफिट, उसमें से डिविडेंड कितना दे रहे, उसका परसेंटेज। पे आउट मतलब परसेंटेज होता है। डेब्ट सर्विस रेशियो मतलब इंटरेस्ट का रेशियो क्या है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आपको ऊपर मिला था वही अपॉन इंटरेस्ट इनटू 100। कल भी हमने इसके ऊपर एक सम कर लिया है। फिर डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, कैश प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। मैंने आपको इसके बारे में बताया, बहुत रेयर केस है जो इसका आपको सम्स आएगा। क्लियर है क्या? चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर मतलब सेल्स। डेटर्स सेल्स से रिलेटेड होता है, क्रेडिटर्स परचेज से रिलेटेड होता है। इसका फॉर्मूला भी वही है, क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। और क्रेडिटर टर्नओवर का फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज अपॉन क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। ओके, चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। ओके, Pawan Limited has the following trading profit and loss account for the year ending 31st March 2017 and balance sheet as on that date। सबसे पहला मैं अभी भी बोलता हूँ, रेशियो के लिए आप आपका एमकॉम का यूनिवर्सिटी का टेक्स्ट बुक रेफर करो। एसवाई के लिए बुक के एसवाई की बुक से करवा रहा हूँ, तो एसवाई बीकॉम को टेंशन नहीं है। एसवाई बीकॉम को सेम बुक के अंदर आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। जिसको और रेशियो है, देखो मैं अभी बता रहा हूँ, रेशियो में मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, फॉर्मूलाज वही रहेगा। सब में फॉर्मूलाज वही है, क्वेश्चन अलग भी आया तो भी फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। कैसे सॉल्व करना वो तरीका बता दिया। क्वेश्चन कैसे भी आने दो, आपको सॉल्व करने का वे मालूम होना चाहिए। ओके है, चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इधर प्रॉफिट एंड लॉस पहले से बना के दिया है, बैलेंस शीट पहले से बना के दिया, मतलब टैली दिया हुआ है। उसके अलावा अपने को क्या दिया है, रिजर्व्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। देखो आपको इधर प्रॉफिट कितना है, 2,52,000, इधर ऐसा कुछ दिया नहीं है। फिर इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया है, और रिजर्व एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर है 4 लाख। क्या ये रिजर्व से कुछ अपने को दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, इधर 4 लाख रुपए। तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ये जो 4 लाख आया वो कैसे आया है, तो वो 4 लाख आने में पहला अपना प्रॉफिट था 2,93,000, उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट 5,52,000 ऐड किया, 5,45,000 हुआ। डिविडेंड कितना दिया, 1,45,000, तो जाके आपका प्रॉफिट बचा है 4 लाख। अब ये क्यों दिया है, किस लिए दिया है, कहाँ काम आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सारी चीजें तो सेम है, कुछ नया आपके लिए है नहीं। तो पहला हम मार्किंग कर लेते हैं, पहला प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बना लेंगे और फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, सीओजीएस। परचेज वो भी क्रेडिट में, सीओजीएस। कैरीज इनवर्ड, सीओजीएस। जीपी तो आपका आंसर रहेगा। सेल्स, सेल्स है, चाहे वो कैश हो क्रेडिट हो, सब पूरा आपका सेल्स ही है। क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस में। समझ में आ गया? खाली फैन ऑफ कर देना बेटा। यहां तक क्लियर हो गया? आगे एडमिन एक्सपेंसेस ही होगा। सेलिंग एक्सपेंसेस ही होगा। डेप्रिसिएशन एडमिन एक्सपेंसेस में जाएगा। इंटरेस्ट में जाएगा। इनकम टैक्स में जाएगा। नेट प्रॉफिट तो मेरा आंसर रहेगा। अदर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मार्किंग वॉज क्वाइट सिंपल। बैलेंस शीट पे आ जाता हूं। बैलेंस शीट के अंदर क्या है, तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहला चीज मुझे दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल। कहां जाएगा, शेयर होल्डर फंड, ओनर्स फंड के अंदर, बराबर है।
प्रेफरेंस शेयर ये भी ओनर्स फंड में, शेयर होल्डर फंड में आ जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनर्स फंड में ही आता है। लॉन्ग टर्म लोन बोरोड फंड आ जाएगा। डिबेंचर्स बोरोड फंड आ जाएगा। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। करंट लायबिलिटीज में वो भी ये कौन सा है, क्विक लायबिलिटीज। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज में क्विक लायबिलिटीज। अक्रूड एक्सपेंस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं इसे, करंट लायबिलिटीज में क्विक लायबिलिटीज है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटीज में क्विक लायबिलिटीज। क्लियर, मतलब यहाँ पे कोई बैंक ओवरड्राफ्ट तो था ही नहीं। प्लांट एंड मशीनरीज डेप्रिसिएशन ये जो पूरा है फिक्स असेट में चले जाएगा। गुडविल फिक्स असेट बट इंटेंजिबल। स्टॉक करंट असेट बट नॉन क्विक असेट। डेटर्स करंट असेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट बट नॉन क्विक असेट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिया ये आपके लिए क्या बन जाने वाला है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं या तो फिर आप इसे करंट असेट भी कह सकते हो। मेरे लिए ये करंट असेट इसलिए मैं बोल रहा हूं सर इन्वेस्टमेंट बोल के आप करंट, मार्केटेबल मतलब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट असेट में काउंट किया जाएगा, तो हम इसे ले लेते हैं करंट असेट। कैश करंट असेट, ठीक है। मार्किंग क्लियर हो गया। तो सर इसका क्या करना है, इसका कुछ नहीं, 4 लाख का इंफॉर्मेशन अपने को ज्यादा दिल पे लेने जैसा भी नहीं है। ओके है, तो फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। पहले प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे बैलेंस शीट की तरफ। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस चालू होगा सेल्स से, बराबर है। सेल्स, सेल्स में 2 टाइप के सेल्स दिया है, कैश और क्रेडिट, बराबर है। देखते हैं कितना अमाउंट दिया है। 6 लाख और 24 लाख 30 लाख दिया है। तो भाई कौन से कॉलम में जाएगा, इसी कॉलम में लिख के डायरेक्टली, बिकॉज कोई रिटर्न्स वगैरह तो माइनस करना ही नहीं है। तो यहाँ पे 6 लाख और 24 लाख टोटल हो गया आपका, ये टोटल हो गया 30 लैक्स, बराबर ना। टोटल हो गया 30 लाख। अब ये 30 लाख चले जाएगा आउटर कॉलम में 30 लैक्स। यहाँ तक क्लियर है। सेल्स ये मेरा नेट सेल्स ही समझ लो, इसे नेट सेल्स ही बोल देता हूँ क्योंकि कोई रिटर्न्स वगैरह तो नहीं है। नेट सेल्स में हम माइनस करते हैं COGS, बराबर है। क्या हो गया, 6 लाख प्लस 24 लाख कितना होगा, 30 लाख। चलिए ठीक है। अब उसमें COGS में सबसे पहला क्या आने वाला है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3.5 लाख। फिर परचेज है, फिर कैरेज इनवर्ड है, बाद में क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है, बराबर है। तो हमारा फॉर्मेट के हिसाब से चले जाएंगे भाई। इसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक है तो भाई ऐड, मतलब स्टार्ट होगा COGS में ओपनिंग स्टॉक। पहला लिखूंगा मैं ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट, 3,50,000। फिर इसके अंदर ऐड होगा परचेज, वो भी उधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट, नहीं भी बोला रहता तो हमारा अजम्पशन होता कि भाई वो क्रेडिट परचेज ही है। कितना अमाउंट दिया उसका, 16,50,000, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16,50,000, 16,50,000 ना। उसके बाद और एक चीज ऐड होगा कैरेज इनवर्ड, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है, और एक ही अकेला है इसलिए मैं डायरेक्टली उसका नाम ही लिख रहा हूं, कैरेज इनवर्ड। कितना है कैरेज इनवर्ड, 5 लाख। देख लेते भाई कितना दिया है कैरेज इनवर्ड, 5 लाख। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी, 3 लाख। तो भाई माइनस होगा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3 लाख। अब ये 3 लाख माइनस करके जो आंसर आएगा इसे मैं कहूंगा टोटल COGS 22 लाख रुपए, 22 लैक्स। 30 लाख में 22 लाख माइनस करोगे आपको आ जाएगा 8 लाख रुपए। ये 8 लाख रुपए को आप कहते हो ग्रॉस प्रॉफिट। चेक करते सही था या गलत है,
देख लो ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख रुपए, उस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट सेम आंसर तो सेम ही रहने वाला है। जैसे जीपी आ गया, अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरफ। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चले जाते हैं भाई ऑपरेटिंग। अब इसमें माइनस करना है मुझे, वेरी गुड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहला होता है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ऑफिस एडमिन में अकेला है क्या? नहीं, दो तीन चीजें हैं शायद ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर, एडमिन एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन, बराबर है। एडमिन एक्सपेंसेस 192 और डेप्रिसिएशन है 1 लाख। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके लिख लेता हूँ, पहला है एडमिन एक्सपेंसेस 1,92,000 एंड डेप्रिसिएशन 1 लाख, बराबर है। इसका टोटल लेना पड़ेगा, तो टोटल इसका आ जाएगा 2,92,000। क्लियर है क्या? 2,92,000। अब ये 2,92,000 एक हो गया। सेकेंड पार्ट इसका क्या है? तो बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये भी अकेला दिया गया है मेरे को, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अकेला है 50,000 रुपए, डायरेक्टली लिख देता हूं भाई 50,000 रुपए, बराबर है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं सर आप फाइनेंस क्यों फालतू का लिख रहे हो, अभी तक तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एक भी आया नहीं है। आने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्मेट को क्यों छोड़ना अपने को। अब जब जैसे टोटल आ जाएगा तो ये इसको कहूंगा मैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आएगा 3,42,000, 3,42,000, बराबर है। अब 3,42,000 इसमें 8 लाख में से माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा उसे OPBIT कहा जाएगा, 4,58,000। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट OPBIT आने के बाद क्या करेंगे? ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस तो नहीं है मेरे पास, बट इनकम एक ही है, अदर इनकम, बराबर है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम दैट इज अदर इनकम, बराबर है। तो यहाँ पे अदर इनकम को मैं ऐड करूंगा, कितना है अदर इनकम का अमाउंट? तो यहाँ पे 18,000 कुछ अमाउंट है, वेरी गुड। तो ये 18,000 इसके अंदर हम ऐड कर देते। जैसे ही 18,000 ऐड हो जाएगा तो मुझे जो आंसर आएगा उसे मैं कहूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4,76,000। क्लियर है यहां तक? पक्का? अब इसमें माइनस होगा इंटरेस्ट। दिया है क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट? हाँ जी, क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया गया है, हमने लिखा है आई इंटरेस्ट 94,000, बराबर है। तो भाई इसमें माइनस कर दूंगा मैं इंटरेस्ट 94,000 रुपीज, बराबर है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,82,000। इसमें माइनस करूंगा मैं टैक्स 1,30,000। जैसे ये माइनस होगा 1,30,000 तो जो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,52,000। ये आपने कंप्लीट कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, चेक कर लो आंसर, ठीक है? इतना क्लियर। अब बढ़ते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट की तरफ। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट करने के लिए बैलेंस शीट का अप्रोच देना पड़ेगा। तो भाई चलो बैलेंस शीट का अप्रोच क्या है? तो बैलेंस शीट का अप्रोच है आपका, बैलेंस शीट के अप्रोच पे आ जाते हैं भाई। चलो बैलेंस शीट का अप्रोच क्या है? तो सबसे पहला अपने को सोर्सेज ऑफ फंड चाहिए, बराबर है। हेडिंग में आ जाता हूं भाई, यहाँ पे बैलेंस शीट का अप्रोच ले लेता हूं। तो पार्ट ए सोर्सेस ऑफ फंड, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला पार्ट जो होता है ओन फंड होता है। ओन फंड के अंदर जो पार्ट होता है वो आता है शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर में दोनों होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बराबर है। तो भाई अपने पास दोनों है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है।
बराबर है। अब इन दोनों का अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे, तो इनर के भी इनर कॉलम में और फिर टोटल सेकंड कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। तो देखते हैं अपने पास इक्विटी और प्रेफरेंस कितना है। इक्विटी 7 लाख और प्रेफरेंस है 4 लाख। तो यहाँ पे आ जाता हूं और यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्विटी शेयर 7 लाख, प्रेफरेंस शेयर 4 लाख। तो भाई साहब का टोटल हो गया 7 4 11। अब ये 11 लाख शिफ्ट हो जाएगा सेकेंड कॉलम में, बराबर है। पार्ट 1 हुआ ओनर फंड का शेयर होल्डर फंड। पार्ट बी क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। डायरेक्टली दिया हुआ है 4 लाख रुपए, इफ यू रिमेंबर। नहीं तो देख लो रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट कितना दिया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 लाख रुपए दिया, बराबर है। तो भाई तो सर ये क्यों दिया, ये आपको बाद में बताता हूं मैं, अभी के लिए मैं तो इधर 4 लाख रुपए लिख लेता हूं। माइनस करूंगा मैं इसके अंदर थर्ड पार्ट, वो है क्या, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो कि दिया है डैश, बराबर है। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो यहां पे आ जाता हूं। अब मैं जब टोटल करूंगा तो मुझे मिलेगा यहां पे क्या, टोटल ओन फंड। इसको हम लोग प्रोप्राइटर फंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ओन फंड आ जाएगा 15 लाख रुपए, 15 lakhs। डन। इसका पार्ट बी पे चले जाएंगे, क्या है, बोरोड फंड। बोरोड फंड के अंदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड होता है, बराबर है। तो यहां पे आ जाएगा सिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन के अंदर क्या क्या है जरा एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन में तीनों चीज सिक्योर्ड है अपने पास। एक लॉन्ग टर्म लोन्स है, एक है डिबेंचर्स, दो ही चीज दिया है तो दोनों लिख लेते भाई। लॉन्ग टर्म लोन्स अमाउंट भी चेक कर लेते, 1 लाख और 6 लाख, क्या बात है। तो यहाँ पे आ जाता हूं। सिक्योर्ड लोन के अंदर पहला है लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर्स। कौन से कॉलम में लिखूंगा मैं, सेकेंड। टोटल डायरेक्टली उधर, बिकॉज अनसिक्योर्ड मेरे पास कुछ है नहीं। तो भाई लॉन्ग टर्म है मेरे पास 1 लाख और ये है 6 लाख, बराबर ना। 1 लाख और 6 लाख ही था ना अपने पास, चलिए ठीक है। टोटल ले लेंगे हम इनका 5-7 लाख रुपए। चलिए तो यहाँ पे मेरे को आ जाएगा टोटल ऑफ बोरोड फंड, ठीक है। टोटल बोरोड फंड, टोटल बोरोड फंड का अमाउंट आ गया आपको 7 लाख, 7 लाख। अब टोटल जब निकाल लूंगा तो जो आंसर आएगा उसे मैं कहता हूं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज इक्वल्स टू 22 lakhs। हो गया तुम्हारा लायबिलिटीज का टोटल रेडी। समझ में आ रहा है। अब बढ़ता हूं मैं असेट की तरफ, चलिए असेट्स पे आ जाते हैं। असेट में सबसे पहला क्या आने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या बात है, वेरी गुड। तो यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग जो मेरा आने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला चीज क्या लिखने वाला हूं मैं, ए, फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट में यहाँ पे टाइप आने वाला है टेंजेबल और इनटेंजेबल, बिकॉज गुडविल वगैरह भी है। भाई टेंजेबल असेट, टेंजेबल असेट्स एक ही है, प्लांट एंड मशीनरी, बराबर है, ज्यादा हैवी नहीं। अगर ध्यान से देखोगे तो एक ही फिक्स असेट है, डेप्रिसिएशन वैसे माइनस करके 15 लाख। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ टेंजेबल असेट का अमाउंट कितना है भाई, 15 लाख। तो भाई इसका अमाउंट कौन से कॉलम में लिखूंगा मैं, इनर कॉलम में। हाँ क्यों, इधर डायरेक्टली लिख देता ना 15 लाख, दोनों को ऐड करिए आउटर कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा वो भाई साहब। ये टैंजिबल हो गया। अभी इनटैंजिबल, इनटैंजिबल असेट्स, इसके अंदर कौन है, गुडविल, एक ही अकेला भाई साहब है। गुडविल का अमाउंट कितना है देख लो, गुडविल का अमाउंट है 2,80,000। तो भाई इसका अमाउंट है 2,80,000।
टोटल करूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल ऑफ फिक्स असेट, टोटल FA will be equivalent to 17,80,000. डन। सेकेंड हेडिंग पे आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट, बी इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है सर, डैश। थर्ड हेडिंग आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर सबसे पहला होता है करंट असेट, और करंट असेट्स के अंदर होता है क्विक नॉन क्विक, बराबर है नहीं? तो पहले मैं लिखता हूं क्विक असेट्स। चलिए क्विक असेट्स में क्या क्या क्विक असेट्स है देख लेते। तो सभी क्विक असेट है खाली दो चीज को छोड़ के, स्टॉक और प्रीपेड। मतलब डेटर्स आ जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएगा और कैश आ जाएगा। डेटर्स का अमाउंट है 2 लाख और क्या है भाई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 1.5 लाख और ये 50, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, सबसे पहला लिखता हूँ मैं डेटर्स है, डेटर्स का अमाउंट है 2 लाख। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज 1,50,000 एंड कैश है मेरे पास 50,000। टोटल हो जाएगा नॉन क्विक असेट, सॉरी टोटल क्विक असेट, क्विक असेट्स विल बी 4 lakhs। इसे अब इधर ही रहने देते। उसके बाद हम निकलेंगे नॉन क्विक असेट, नॉन क्विक असेट। नॉन क्विक असेट में क्या आ जाएगा, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। दो मेरे पास नॉन क्विक असेट थे, एक था स्टॉक, एक था प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक कितना था भाई, 3 लाख और प्रीपेड एक्सपेंसेस था 50,000। तो भाई 3 लाख और 50। अब इसका टोटल ले लेंगे तो टोटल NQA आ जाएगा जो कि है 4 लाख। अब जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो जो आंसर आएगा वो मेरा होगा करंट असेट। इधर आ जाएगा 3,50,000, इधर आ जाएगा 3,50,000। अब 3,50,000 और 4 लाख टोटल कर लोगे तो ये आएगा 7,50,000, 7,50,000। डन है यहां तक। अब हमको सेकेंड पार्ट करना है, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में पहला क्या आने वाला है, करंट लायबिलिटीज में पहला आने वाला है क्विक लायबिलिटीज। अब इसके पास नॉन क्विक लायबिलिटीज है ही नहीं, देख लो सब क्विक लायबिलिटीज है। तो एक ही बात है, क्विक लिखो तो भी चलेगा, नॉन क्विक नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो क्विक लायबिलिटीज का हेडिंग में मैं नीचे लिख लेता हूँ क्या क्या है, जरा एक बार चेक कर लेते। तो यहाँ पे मेरे पास क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, एक्सपेंसेस और टैक्सेस, अमाउंट बाद में लिख लेते, पहले सबका नाम लिख लेता हूँ। तो भाई क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, अक्रूड एक्सपेंसेस है और प्रोविजन फॉर टैक्स है। चलिए अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट में क्या क्या अमाउंट है। तो क्रेडिटर्स से चालू करूंगा, 1, 20, 40, 40, 1, 20। 1, 20 से चालू हो रहा है तो ये 1, 20, सबर सबर सबर, 1, 20, फिर 40, फिर 40, 1, 30। टोटल ले लेंगे तो ये आपका 3.5। ये टोटल को हम लोग कहेंगे टोटल क्विक लायबिलिटीज या तो फिर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और ये अमाउंट चले जाएगा यहाँ पे 3,30,000।
जो माइनस हो जाएगा, और माइनस होके जो अमाउंट आएगा वो मुझे मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। एक सेकेंड, ये आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। ये अमाउंट आपको आ जाएगा 4,20,000, 4,20,000। अब आपके पास 17,80,000 और 4,20,000 है, दोनों को ऐड करो और बताओ टोटल कितना आ रहा है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 22 लाख रुपए आ रहा है। ये आपके लायबिलिटी साइड का भी टोटल था, अगर आपको यकीन नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 22 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो कंप्लीट करवा दिया। इसमें कुछ भी डाउट अगर है तो पूछ सकते हो। कॉन्फिडेंट है इतना? कर सकते हो पक्का? देखो कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर टॉपिक खत्म, अभी ये लास्ट पार्ट चल रहा है तुम्हारा, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। बराबर है? अब आपको है कि भाई प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको जैसे कहा है रिवीजन के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा लेवरेजेस और फिर से एक बार लेवरेजेस ले लूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर ले लूँ, लेकिन वो रैपिड फायर होगा। रैपिड फायर मतलब फटाफट फटाफट फटाफट, एक्सप्लेनेशन फास्ट चलेगा उसमें, क्योंकि अजम्पशन है कि तुम कर सकते हो, ऐसा तुमने किया है। सेम गोज विद टाइम वैल्यू मनी। टाइम वैल्यू मनी के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपने की हुई है। एक बार वापस से रैपिड और फायर ले लूंगा मैं। हुआ तो वीडियो शूट करने का मिला तो वीडियो शूट करने के लिए, ऑफलाइन हुआ तो ऑफलाइन, जैसा भी पॉसिबल होगा वैसा मैं करने वाला। ठीक है क्या? पक्का? अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया था। भाई क्वेश्चन ने अपने को बहुत कुछ डिमांड किया है। क्वेश्चन ने सबसे पहला रेशियो जो मुझे पूछा है वो पूछा क्या है? रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड। सुना हुआ है ये तो। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड के लिए अपने को कौन सा प्रॉफिट चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड इनटू 100। बराबर है? तो जरा चेक करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है और प्रोप्राइटर फंड कितना है। जरा चेक करो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है आपको। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है आपको? 2,52,000। उसके अलावा प्रोप्राइटर फंड कितना है? देखो जरा प्रोप्राइटर फंड कितना है। इधर बैलेंस शीट मैंने बनाया, उसमें प्रोप्राइटर फंड लिखा है मैंने। कितना है प्रोप्राइटर फंड? देखो 15 लाख रुपए। चलिए, तो ये जब मुझे मिल गया तो मैं इसका आंसर भी लिख सकता हूँ। क्या आंसर आने वाला है भाई? तो इसका आंसर आने वाला है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही है ना? तो आंसर है मेरा यहाँ पे 2,52,000 अपॉन 15 lakhs into 100, 16.8%। पहला क्लियर हो गया। दूसरा चीज क्या पूछा है भाई? एसिड टेस्ट रेशियो। व्हाट इज एसिड टेस्ट रेशियो? बताओ जरा। लिक्विड रेशियो या तो क्विक रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो या तो क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है बताओ जरा। अभी इधर लिखा नहीं है, तो इसका फॉर्मूला है क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज। तो मैं भाई बाजू में यहाँ पे ही लिख रहा हूँ मैं उसका फॉर्मूला, आप टेंशन लेना नहीं। यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पे कुछ अगर आया तो वो उसका आंसर लिखूंगा। एक्स्ट्रा फॉर्मूला इधर बीच में डाल देता हूँ तो आपका कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्विक रेशियो, मतलब क्विक असेट रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज। जरा देखते क्विक असेट कितना है अपने पास। क्विक असेट भाई, क्विक असेट देखा है मैंने। देखो क्विक असेट कितना है मेरे पास। क्विक असेट का टोटल कितना है? क्विक असेट का टोटल है 4 लाख। क्विक लायबिलिटीज का टोटल कितना है? 3,30,000। बराबर? तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 3,30,000। 4 लाख डिवाइडेड बाय 3,30,000 इज इक्वल टू 1.21:1। इफ यू रिमेम्बर हम कुछ ऐसा लिखते हैं। बराबर है? नेक्स्ट उसके बाद देखते क्या पूछा गया आपने को। उसके बाद मुझे पूछा गया है इन्वेंटरी नेट करंट असेट रेशियो। पहली बार है ये रेशियो, आपके इसमें नहीं, तो थोड़ा सा उसको होल्ड दे देता हूं क्योंकि नया तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। आगे बढ़ो। कैपिटल गियरिंग रेशियो।
गियरिंग रेशियो मतलब जिसके साथ गियर होता है वो बैलेंस शीट रेशियो है, इतना ध्यान में रखो। तो भाई गियर इसके साथ है, लॉन्ग टर्म लोन्स परसेंटेज नहीं दिया, कल भी मैंने बताया था, और डिबेंचर्स, तो ये सब तुम्हारे गियर वाले हो गए। तो गियर वाले कौन से है? 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख, मतलब 11 लाख। 4 और 1 5 और 6 11 लाख, ये हो गए गियर वाले हो गए। अब बिना गियर वाले कैसे मिलेंगे? तो भाई बिना गियर वाले के लिए ज्यादा नहीं, तो जो शेयर होल्डर फंड होता है, कहाँ है भाई शेयर होल्डर फंड? ओनर्स फंड 15 लाख, उसमें से खाली वो गियर वाले निकाल दो तो 11 लाख, 4 लाख निकालना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तो टोटल कितना है भाई? तो गियर वाले कैपिटल कितने हो गए? गियर वाले कैपिटल हो गए तुम्हारे पास 4 और 1 5 और 6 11 लाख, और नॉन भी 11 लाख, 11 लाख डिवाइड बाय 11 लाख 1। समझ में आया? तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का आंसर यहां पे मैं लिख रहा हूं, कैपिटल गियरिंग रेशियो का आंसर लिख रहा हूं 11 लाख, समझा ना? 11 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख विच इज इक्वल्स टू 1:1। समझ में आ गया? चलिए कैपिटल गियरिंग रेशियो तो हो गया, उसके बाद क्या है जरा चेक करते। उसके बाद ये किया था कल डेब्ट सर्विस रेशियो, कल किया ना हमने डेब्ट सर्विस रेशियो। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, इसके लिए मैंने सिंपल फॉर्मूला आपको बताया था डेब्ट सर्विस के लिए, जो अपना सॉल्यूशन है उसी का फॉर्मूला भी वही है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, ये मेरा डेब्ट सर्विस रेशियो का फॉर्मूला है। मतलब 4,76,000 डिवाइड बाय सॉरी ये ना इंटरेस्ट कितना है 94 है ना, तो 4,76,000 डिवाइडेड बाय 94,000। तो डेब्ट सर्विस का फॉर्मूला मेरे को आ जाएगा। डेब्ट सर्विस के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 4,76,000 डिवाइडेड बाय 94,000, 5.06। बात समझ में आ गया क्या? चलिए सही है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा रेशियो पूछा गया है जरा चेक करते। उसके बाद मुझे पूछा गया क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है भाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का? फॉर्मूला है क्रेडिटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज अपॉन क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। तीनों चीज अपने पास है, क्रेडिट परचेज भी है, क्रेडिटर्स भी है और बिल्स पेबल भी है। क्रेडिट परचेज भी है, चलिए देखते भाई किधर है। क्रेडिट परचेज है 16,50,000, ऊपर वाले का काम हो गया। अब नीचे चाहिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 1,60,000, ऊपर आएगा 16,50,000 और नीचे आएगा 1,60,000। समझ में आ गया क्या? तो भाई क्रेडिटर्स टर्नओवर के इधर आंसर में लिख देता हूं 1 लाख, व्हाइट में लिख देता हूं बेटा 16,50,000 divided by 1,60,000 which is equals to 10.31। परफेक्ट है 10.31। बात समझ में आ गया? क्रेडिटर्स टर्नओवर भी हो गया। उसके बाद क्या है भाई? क्रेडिटर्स डेब्ट सर्विस ऑपरेटिंग रेशियो, ये तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो आ गया। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है बताओ जरा? ऑपरेटिंग रेशियो के लिए सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स, बराबर है? समझ में आया? इनटू 100 होता है। तो चलिए भाई सीओजीएस मालूम है क्या? चेक करते। हाँ जी मुझे सीओजीएस तो मालूम ही है, मालूम है ना सीओजीएस के? नहीं, आई होप सबको मालूम है सीओजीएस। चलिए सीओजीएस 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 आ जा। सीओजीएस कितना है भाई? सीओजीएस इधर किधर देखे थे अपने 22 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसका भी टोटल किया है 3,42,000। तो 22 लाख प्लस 3,42,000 कितना हो गया? 25,42,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है? 30 लाख, बराबर है? तो भाई आ जाता हूं, कौन सा रेशियो फाइंड कर रहा हूं मैं? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। तो इसका टोटल है 25,42,000 अपॉन 30 लाख इंटू 100 विच इज 84.73। समझ में आ गया? 84.73। क्लियर? नेक्स्ट देखते कौन सा रेशियो पूछा गया भाई अपने को। और पूछा गया स्टॉक, अरे ये भी तो किया है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। सीओजीएस तो अभी देखा था 22 लाख था,
है क्या नहीं? एवरेज स्टॉक कैसे मिलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। 3.5 प्लस 3 हो गया 6.5 लाख। 6.5 लाख का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 3,25,000। 3,25,000 ही आएगा, बराबर है। तो भाई अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखने के लिए। तो भाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो में ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS था 22 लाख, एवरेज स्टॉक मैंने निकाला 3,25,000, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके 6.7। 6.7 इज ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब तुम्हारा एक ही शायद फॉर्मूला रह गया है जहां तक मुझे लग रहा है। कौन सा रह गया तुम्हारा? इन्वेंटरी करंट असेट रेशियो, बराबर है। इन्वेंटरी करंट असेट रेशियो क्या बोलना चाह रहा है जरा ध्यान दो। इन्वेंटरी करंट असेट रेशियो, इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक, इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक। इन्वेंटरी नेट करंट असेट रेशियो, नेट करंट असेट का मतलब वर्किंग कैपिटल, नेट करंट असेट का मतलब वर्किंग कैपिटल। तो फॉर्मूला ही आंसर है, मैंने बताया हर बार फॉर्मूला ही अपना आंसर रहता है, मतलब जो पूछा है वही अपना फॉर्मूला बनता है। इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक, कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। नेट करंट असेट मतलब वर्किंग कैपिटल, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया क्या? क्या मुझे क्लोजिंग स्टॉक मालूम है क्या? चेक करते। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक तो मालूम है, किधर देखा है? 3 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल, हाँ जी 4,20,000, बराबर है क्या नहीं? तो भाई हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे जगह, हाँ है, इधर ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे एक नया फॉर्मूला ऐड ऑन कर देता हूँ मैं तुमको। इन्वेंटरी नेट असेट रेशियो, बराबर है। इसका फॉर्मूला है क्या? क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्लोजिंग स्टॉक आया था 3 लाख, वर्किंग कैपिटल है 4,20,000, विच इज इक्वल्स टू 0.71। क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? 100%। ये था तुम्हारा रेशियो। और भी सम्स करेंगे। देखो सर आपने 8 दिए, हर बार एक नया फॉर्मूला ऐड ऑन हो रहा है, वो टेक्स्ट बुक के अंदर ऑथर्स है वो लोग। मैंने जो 8 दिए वो बेसिक है, जो हर सम में रहते हैं, उसके अलावा कभी कोई ऐड ऑन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई उतना तो आपको करना ही है। इन शॉर्ट 20 फॉर्मूलेज आपको कैसे भी रटाफाई कर लेना है। 6 बैलेंस शीट, 6 प्रॉफिट एंड लॉस और 8 कंबाइन के, ठीक है क्या? आज के लिए इतना ही करता हूँ। पूरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।